हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ आप 95% पक्के करके जाओगे, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, यानी कि हर साल पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है? ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लेंज का नियम क्या होता है? देखिए, इसमें लिखते हैं, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए लेंज का नियम क्या होता है? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर दिक्कत आए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम भी लिखिए। मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या है, ये आपको बताना होता है, ठीक है। काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या लिखना है? इसमें लिखते हैं, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ पर इस डायग्राम से समझिए कैसे ये विचलित होता है। देखिए, ये एक समतल सतह होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? एक विरल माध्यम है और इस सतह के नीचे क्या है? एक सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी भटक जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये एक आपतित किरण है, हरी वाली, ठीक है। ये आपतित किरण सीधी आ रही है और इसको इस ये डॉट डॉट जो दिख रहा है यहाँ इस सीधी लाइन में जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब, ये जो सीधी लाइन ऊपर से दी गई है ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण। तो ये आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। यानी कि इस सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होकर थोड़ा अभिलंब की ओर भटक कर इस रास्ते से जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए, ये जो आती है किरण ये है आपतित किरण और ये सीधी लाइन जो होती है ये होता है अभिलंब, ठीक है। और उसके बाद में ये जो प्रकाश की किरण भटक जाती है यानी विचलित हो जाती है, ये क्या है? ये है अपवर्तित किरण, ठीक है। बस इसमें इतना ही समझना होता है। ये होता है समतल बिंदु, ठीक है। तो इसी से हमको दोनों नियम निकलते हैं। कैसे निकलेंगे, क्या लिखना है, वो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ तक आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। अब इसके नियम समझते हैं। देखिए, इसके नियम में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया वही इसके नियम में है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब,
ठीक है, तीनों कहाँ पर है, एक ही तल पर है ना, एक ही बिंदु पे है। तो यही पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम आप लोग समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जरा सी भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो पहला नियम आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद में अगला नियम दूसरा, तो दो नियम होते हैं ना, तो दूसरा नियम क्या होता है देखिए। दूसरा नियम होता है किन्हीं दो माध्यमों में किसी विशेष रंग की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। मतलब कह रहा है कि दो माध्यमों में किसी विशेष रंग की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। अब आपतन कोण कहाँ है और अपवर्तन कोण कहाँ, ये भी समझ लीजिए। देखिए, ये जो किरण आती है और इस अभिलंब के बीच में ये जो कोण आई बनता है, ये होता है आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण कहाँ पे बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या है, आपतन कोण है, ठीक है। उसके बाद ये है अपवर्तित किरण, तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आर जो होता है, ये होता है अपवर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आई जो है ये आपतन कोण है और आर जो है अपवर्तन कोण हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए, वही इसमें लिखना है। इसमें क्या लिखना है कि किन्हीं दो माध्यमों में किसी विशेष रंग की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। जैसे साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है, यही इसका दूसरा नियम होता है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो दोनों नियम आप लोग समझ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है व्यतिकरण से, ठीक है। व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए सन हर बार ही आता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता जिस बार ये क्वेश्चन ना आए, है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन आता है व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। लॉन्ग में पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है। तो समझ लीजिए व्यतिकरण क्या होता है, तब आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसमें लिखना है लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें जब किसी माध्यम में एक ही चाल से आगे बढ़ती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही चाल से आगे बढ़ती हैं तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि जिन स्थानों पर तीव्रता क्या है, अधिकतम होती है, उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं तथा जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दो चीजें पूछी जाती हैं कि समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, एक एक नंबर में, ठीक है। तो याद रखना है, जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें समपोषी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद में आता है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दो शर्तें होती हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं देखिए। पहली है दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत क्या है, कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए,
कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, यानी कि जिनके बीच कलांतर जो है समय के साथ नियत रहना चाहिए, यानी निश्चित रहना चाहिए, है ना। कलांतर क्या है, निश्चित रहना चाहिए। ये है प्रथम नियम यानी प्रथम शर्त। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्तियां जो हैं या तरंग दैर्ध्य जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यतिकरण के लिए दो शर्तें आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको शर्तें लिखना पड़ेगा। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण लिखना होगा और व्यतिकरण की शर्तें लिखनी होंगी, तब 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक न्यूमेरिकल समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल दिया जाता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा से। तो लैम्डा 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, फोटान की ऊर्जा। ऊर्जा मतलब ई हमको ज्ञात करना है। तो ई का सूत्र होता है hc/λ। एच क्या है, प्लांक नियतांक। सी क्या है, प्रकाश की चाल। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए एच का मान क्या हो जाएगा, यहाँ इस सूत्र में हमको रखना है। तो ई बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 ये होता है एच का मान। ठीक, सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होता है। तो मैंने ऊपर रख दिया एच सी का मान, नीचे था लैम्डा, तो लैम्डा का मान ये वाला। ठीक है, 5 × 10⁻⁷। ठीक है, इतना दिया गया था। अब देखिए ये 6.6 होता है, इसका एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लिखते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 66 × 10⁻, ये है 34, यहाँ पे है 8। तो 34 बड़ा है माइनस का, इसलिए इसमें से 8 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 26। ठीक, और गुणे में 3। अब नीचे कितना बचा, 5 × 10⁻⁷ और 10⁻1, क्योंकि 10 एकम 10 ही होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बराबर ये 5 से काटेंगे, देखिए 5 एकम 5, 1 बचा, 16 हो गया, 5 × 3 15, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 1 बचा, 5 दूनी 10, इस प्रकार से। तो 13.2 × 3 ये वाले। ठीक, और ये × 10⁻⁻26 था तो 26। अब नीचे कितना होगा, 10⁻1 है और 10⁻⁻7 है, तो -7 से 1 घट जाएगा तो 10⁻6 बचेगा। तो इसको जब बटे से ऊपर लाएंगे तो क्या है, क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तो इतना मान हमको निकल के आ जाएगा ई का, लेकिन कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो इसका हम क्या कर देंगे, सबकी गुणा करेंगे। तो 39 यानी 39.6 × 10⁻⁻20 हो जाएगा, बटे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। इससे जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, 2.47। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल को हल किया जाता है। उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये जो आपको गणितीय कार्य करना है ये आप अपने हिसाब से कीजिए। मैंने सूत्र बता दिया, उसका मान बता दिया, यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे आपको अपने आप से हल करना है, क्योंकि ये सब हल करके मैं नहीं दे सकता आपको। ठीक है, तो ये आप कैसे हल करोगे आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 3 नंबर में, 2 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन दिया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है।
तो इसमें हमको नाम से ही पता चला है कि एक समान, यानी कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है वहीं पर एक समान कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखना होता है कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं समांतर हों व समदूरस्थ हो, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसका उदाहरण दीजिए भी बोल रहा है, तो उदाहरण क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र का? देखिए, इसमें लिखना होता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। मतलब जो लंबी धारावाही परिनालिका होती है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान कार्य करता है। ठीक है, तो समझ गए एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। मतलब कह रहा है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट का नियम आपको लिखना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम फुल डेरिवेशन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन उठाए हैं, तो इसमें हमको सिर्फ नियम लिखना है। तो नियम क्या होता है इसमें लिखते हैं, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। क्या लिखेंगे? बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसका सूत्र लिख देना है। सूत्र क्या होता है, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। अब यहाँ पे डेल्टा बी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, और म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, इसका मान पहले समझिए। म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान जो होता है वो 10 की पावर -7 रखते हैं। कितना रखेंगे? 10 की पावर -7। ठीक है, तो ये म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान हो गया। उसके बाद म्यू नॉट क्या है इसमें, तो म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। क्या हो जाएगी? तो म्यू नॉट हो जाएगी निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई धारा है, एल लंबाई है, आर क्या है, उसके बीच की दूरी है। समझ गए? तो पूरा मान दिया रहता है, तब आप इसको सूत्र को लगाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। ठीक है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है और समझाना है इसको। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? यानी नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम तक लगातार आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते रहें, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए, हम मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।